जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, जब से धनखड़ साहब का रिजिग्नेशन हुआ है और उसकी एक्सेप्टेंस हुई है, तब से बहुत सारे विशेषज्ञों को और यूट्यूबर्स को मैं ये आश्चर्य प्रकट करते हुए सुन रहा हूं कि धनखड़ साहब के साथ अचानक कांग्रेस की इतनी सहानुभूति क्यों हो गई। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है और ये कांग्रेसियों को भी पता है, सारे दर्शक श्रोताओं को भी पता है कि धनखड़ साहब का जो कार्यकाल था, जिस प्रकार से उनसे अपेक्षा की गई थी, जिस प्रकार के संवैधानिक पद पे वो बैठे थे, हमारे देश के संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति है, दूसरे में उपराष्ट्रपति हैं और तीसरे में प्रधानमंत्री। लेकिन जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने मोदी जी के सामने झुकना पसंद किया था और उनकी झुकी हुई तस्वीर किसी को भी पसंद नहीं आई थी, ये बिल्कुल सही बात है कि धनखड़ साहब का वो रूप देश को पसंद नहीं आया था और खास तौर पे उन लोगों को नहीं पसंद आया था जो कि धनखड़ साहब के समाज से आते हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहां से धनखड़ साहब आते हैं। देखिए, ये समाज बहुत ताकतवर है, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में। और किसान कौम है, मेहनती कौम है, पुलिस और आर्मी के अंदर रहने वाली कौम है और लड़ाका कौम है। और इनके यहाँ एक अपना आत्मगौरव की बात है, जैसे गुर्जरों में है वैसे ही जाटों में। तो ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई थी कि धनखड़ साहब आखिर इतना झुक क्यों रहे, लेकिन झुकना भी एक प्रकार की रणनीति होती है और अंदर के भेद और विश्वास प्राप्त करने के लिए। और ये धनखड़ साहब ने शायद सोचा होगा, जिसकी कल्पना की जा सकती है, कि अगर वो मोदी जी के सामने इतना ज्यादा समर्पण कर देंगे तो शायद उनको अगले राष्ट्रपति पद मिल जाएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल जब खत्म होगा तो उसके बाद अगला राष्ट्रपति चुनने का मौका आएगा और धनखड़ साहब अपनी पोजीशनिंग कर रहे थे। और ये स्वाभाविक है, ये व्यवहारिक जीवन में ऐसा राजनीति में होता है। और धनखड़ साहब एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस के एमएलए रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी हो गए, गवर्नर बने वेस्ट बंगाल के, फिर जैसे उन्होंने दीदी को परेशान किया और उसके बाद जैसे वाइस प्रेसिडेंट बने और यहाँ पे उन्होंने विपक्ष को जिस प्रकार से सस्पेंड किया, निकाला, तो ये कांग्रेस का जो स्नेह उमड़ा धनखड़ जी के लिए, ये आश्चर्य करने वाला तो था। इसीलिए पत्रकारों का और यूट्यूबर्स का समूह ये सोचने में असमर्थ अपने को पा रहा है कि धनखड़ साहब के प्रति कांग्रेस का इतना प्रेम क्यों उमड़ा। अगर इस बात का विश्लेषण करें, देखिए, एक बात बिल्कुल सच है कि धनखड़ साहब का स्वास्थ्य खराब नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। पिछले 6 महीने के अंदर 2-3 बार धनखड़ साहब को सीने में शिकायत हुई थी दर्द की, लेकिन वो हॉस्पिटल गए थे और जल्दी ही डिस्चार्ज हो गए थे। तो कोई ऐसा मेडिकल बुलेटिन नहीं था कि उनका स्वास्थ्य खराब है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि उनको 23 तारीख को जयपुर जाना था, उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और जिसके बाद सारे बारे में सूचना 22 तारीख को ही दी गई थी। इसका मतलब उनका स्वास्थ्य 22 तारीख तक ठीक था। 22 तारीख को जब वो राज्यसभा में आए, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, नेचुरल लग रहे थे, स्वास्थ्य के बारे में कहीं नहीं लग रहा था कि उनका स्वास्थ्य खराब है। लेकिन जब उनकी भाव भंगिमाओं को सूक्ष्म अध्ययन उसका किया गया तो ये लगा कि धनखड़ साहब में कुछ बदलाव तो आया है। जिस प्रकार से उन्होंने खड़गे साहब को बोलने का समय दिया, सम्मान पूर्वक उनको समय दिया, खड़गे साहब ने भी उनका सम्मान किया। वो जो लोग बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, उनको अजीब सा तो लगा, और लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी वालों को भी लगा कि ये कोई मामला गंभीर हो गया है, गड़बड़ हो गया है। इसीलिए इस चीज को भापते हुए वहां जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, जेपी नड्डा साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे मारा जिससे संवैधानिक परंपराओं का इतना बुरा हनन हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। जब वो बोल रहे थे
तो उन्होंने अपोजिशन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि वॉट एवर आई एम सेइंग विल बी ऑन रिकॉर्ड, और आप लोग जो बोलेंगे वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं आएगा, संसद के मिनट्स में नहीं आएगा। अच्छा, ये आप जानते ही हैं कि ये अधिकार जो है केवल अध्यक्ष का है, सभापति का है, ये किसी भी नेता का, प्रधानमंत्री का या विपक्ष के नेता का नहीं है। लेकिन जेपी नड्डा साहब को लगा कि जिस प्रकार से धनखड़ साहब का बॉडी लैंग्वेज है, फेस एक्सप्रेशन है, तो उन्होंने मोदी जी से बात की। मोदी जी ने कहा एक इंडिकेशन दे दो कि धनखड़ साहब अब आप जैसे तने हुए कमर वाले भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार नहीं है। सतपाल मलिक ने जैसी अपनी सीधी कमर करके चुनौती दी थी, धनखड़ साहब को यह महसूस हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ संबद्धता का उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि समय बदल रहा था, ऋतु बदल रही थी, मौसम बदल रहा था। उन्होंने ये महसूस कर लिया कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, पहलगांव में पहले एक हत्याकांड होता है, आतंकवादी आते हैं, पुलिस आर्मी उनका प्रतिरोध नहीं करती है, वो हमारे 28 पर्यटकों की हत्या करते हैं, भाग जाते हैं, नहीं पकड़े जाते, गलत स्केचेस जारी किए जाते हैं, पाकिस्तानियों के नाम लिए जाते हैं, बाद में एनआईए कहता है ये, तो इसका मतलब कुछ ऐसा मसला है जो जनता को भी नहीं समझ में आया और विपक्ष और पत्रकार और सत्ता पक्ष के लोगों को भी समझ में नहीं आया। तो एक बार वो जो करने का प्रयास हुआ था कि पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और इस बार हमने स्ट्राइक की और 9 ठिकाने रद्द कर दिए। जब ये सेनाध्यक्ष ने, सीडीएस ने, एयरफोर्स चीफ ने और बाकी लोगों ने जिस बार पर्दाफाश किया कि सरकार के शुरू के आदेशों के कारण हमको नुकसान हुआ और बाद में हमने अपनी पॉलिसी बदली और हमें जीत मिली, हमने सफलता प्राप्त की, उससे भी संशय पैदा हुआ। फिर बिहार के अंदर चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का उपयोग किया और एसआईआर लाए, उसकी इतने ज्यादा प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ एसआईआर, तीसरा अहमदाबाद प्लेन क्रैश। तो अब ये लगा, जैसे बताते हैं कि धनखड़ साहब काफी दिनों से इस चीज पे सक्रिय थे। ये बात थी कि राज्यसभा के अंदर वो ऐसा रूप दिखाते थे जिससे लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बहुत कट्टर अंधभक्त हैं, लेकिन अंदर अंदर वो ये राजनीति पका रहे थे कि ऐसा मौका मिल जाए कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार को गिरा दिया जाए और उसके बाद अपने लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया जाए। ऐसा सब राजनीतिज्ञ करते हैं, तो धनखड़ साहब ने किया, कोई बुरी बात नहीं। तो ये बात तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी और धनखड़ साहब के बीच में आज प्रेम नहीं है। उनको कोई फेयरवेल नहीं दिया जा रहा, धनखड़ साहब फेयरवेल ले नहीं रहे। मोदी जी ने एक छोटा सा ट्वीट किया है, स्वस्थ कामना की है और विदेश कल निकल जाएंगे। अब धनखड़ साहब आज के तारीख में एक ऐसा वेपन है जिसका उपयोग इस सरकार को गिराने के लिए हो सकता है, क्योंकि धनखड़ साहब विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे थे और उनको ये प्रोत्साहित कर रहे थे कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और बाकी लोग, इनको आप लोग कन्विंस करें कि ये सरकार से समर्थन वापस लें और सरकार गिरे और उसके बाद उनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो जाए धनखड़ साहब की, जिससे इतिहास, अगर वो ऐसा न करते जिस प्रकार से उन्हें याद करेगा, वैसा कोई भी किसान नेता, कोई भी बड़ा नेता और कम से कम जाट नेता इसको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि समाज के बीच में उनको जाना है, अपने लोगों के बीच में जाना है, किसानों के बीच में जाना है। इसलिए उन्होंने एक अंतिम दांव तब खेला जब उन्हें लगा कि आज मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी लहर बन गई है एसआईआर के कारण, ऑपरेशन सिंदूर के कारण, और ये समय बहुत नजदीक है जबकि सत्ता पलटने वाली है। इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से भी संपर्क किया और जब उन्हें यह आश्वासन मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनको समर्थन करने वाले नेता पलट सकते हैं, तो पहली कील जो उन्होंने ठोकी है वो धनखड़ साहब ने ठोकी है। अगले 2-3 महीने में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे पेड़ गिरेंगे, बहुत सारे वृक्ष धराशायी होंगे और ये परिवर्तन का समय है, ये ऋतु परिवर्तन का समय है। सत्ता पक्ष में बौखलाहट है, मोदी जी विदेश जा रहे हैं, पार्लियामेंट को फेस नहीं कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सारे विपक्षी नेताओं ने एसआईआर के विरोध में संसद के बाहर प्रदर्शन किया है, उस बात का बल मिल रहा है कि खिचड़ी पक चुकी है
और केवल ठंडा करके उसको खाने की जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।